बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 11, थर्सडे जनवरी 22। सबसे पहले तो हम बात कर लें हया के माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस माइक्रो टीचिंग सेशन के हवाले से। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आप सबको हर सेशन के बाद शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं पढ़ाता हूँ, ये बच्चे नहीं पढ़ा रहे आपको। हया की जो पहली गलती, बोर्ड पे इतनी देर तक लिखते रहना, और आप लोग की शराफत कि बोर्ड पे लिख रही हो और आप लोग खामोशी से बैठे हुए हैं। नेक्स्ट टाइम कोई भी बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हो, टीचर की जैसी आपकी तरफ बैक हो, फौरन आप लोगों ने शरारतें और शोर शराबा सब कुछ शुरू करना है। दूसरी बात, क्लास के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। जो लास्ट रो थी, रामीन है, बुशरा है, मुस्तकिल बातें कर रही थी, लेकिन हया ने बिल्कुल उनको इग्नोर किया हुआ था। शायद उन बच्चों ने फीस नहीं दी या वो उस क्लास का हिस्सा नहीं है, तो उन्होंने उनकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं की। उसके बाद जो उन्होंने बात को समझाना शुरू किया, तो उसके अंदर काफी सारी गलतियां, आप लोगों के ख्याल में गलतियां थी? देखो, एक तो चलो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने रिलेट नहीं किया कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या है, किस वजह से पढ़ रहे हैं। बस आते ही बात शुरू कर दी क्रिटिकल थिंकिंग। मेरे ख्याल में थोड़ा सा पीछे से शुरू करते कि भाई 21st सेंचुरी स्किल एक फ्रेमवर्क है, मुख्तसर सा चंद जुमले कि एक फ्रेमवर्क है 21st सेंचुरी स्किल फ्रेमवर्क। उसके अंदर एक स्किल है जिसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग, और उसके बाद उस पर बात शुरू कर देते हैं। अलबत्ता आगे चल के उसमें जो उन्होंने समझाना शुरू किया, तो उसके अंदर काफी सारी टेक्निकल गलतियां की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बात नजर आई, उन्होंने बार बार ये वर्ड यूज किया कि हम समझ के करें, समझ के करें। देखो, ये जो अल्फाज है ना, समझ के करें, सोच के करें, तो हम हर काम समझ के ही तो कर रहे होते हैं, हम हर काम सोच कर ही तो कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये कहना चाहिए था कि जांच के, परख के, उसकी तफ्तीश करने के बाद हम उसके ऊपर अमल करें या उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है। आखिर में मरियम ने सवाल पूछा बीसी के बारे में, या निगाह ज़ाहिरा का सवाल था कि हम किस तरह से बच्चों में ये चीज पैदा करें। तो बार बार समझना समझना, बेटा हर चीज हम समझ के तो करते हैं, कौन सा काम समझे बगैर कर रहे हैं। असल बात यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था वो ये कि जांच के, परखने के बाद। ये वो वाला काम है जो हमेशा हम लोग नहीं कर रहे होते। आज अगर टीचर आपको आके एक बात बताता है, तो जाहिर सी बात है आपने उसको समझा होता है, तभी तो पेपर में लिख कर आते हैं। या अगर आज आपके सियासी नजरियात हैं, मजहबी नजरियात हैं, तो समझा है तभी तो आप उसको बताते हैं कि मेरा ये नजरिया सोच है। असल सवाल ये हो रहा है, क्या आपने उसको जांचा, क्या आपने उसको परखा, परखे बगैर कैसे आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ये वाली बात हो रही है। इसके अलावा क्लास के अंदर एंगेजमेंट का इशू, बार बार वही वाली बात कि उन्होंने किसी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया। कोई एक भी सवाल ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने रिपीट किया हो, पीछे तक आवाज पहुंची हो कि सवाल क्या हुआ है, क्या हुआ। तो कौन सा रिपीट किया था? अच्छा, फिर मुझ तक तो आवाज ही नहीं पहुंची। अगर यूं कहूं मैं, सवाल या तो फिर चले इस तरह से करते, ट्रांजिशन कुछ ऐसा होता कि समझ में तो आता कि सवाल दोहराया जा रहा है। मुझे एटलीस्ट, मैं अगर अपनी बात करूं कि सवाल कहाँ शुरू हुआ, खत्म हुआ और जवाब कहाँ शुरू हुआ, मुझे तो बहरहाल समझ में नहीं आया। तो बहरहाल ये मिस्टेक्स हैं, उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ इसके अंदर इंप्रूवमेंट आती जाएगी। अब आज का जो टॉपिक है, आज फिर दोबारा हम इसी क्रिटिकल थिंकिंग को आगे लेके चलेंगे। हमारा टॉपिक चलना शुरू हुआ था 21st सेंचुरी स्किल से। उसके अंदर जो हम लोग 4 C's के ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात की है, और अगर आप गौर करें तो 4 C's के अंदर हमें बखूबी ये बात नजर आ रही है कि वो स्किल्स हैं, कि वो चीजें हैं जिनकी हमेशा हर दौर में जरूरत रही, अलबत्ता 21st सेंचुरी के अंदर उनकी जरूरत के अंदर बेइंतहा इजाफा हो गया, और हम ये महसूस कर रहे हैं कि इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। जितने भी आसान काम थे, जिन भी कामों को चैलेंजिंग समझा जाता था, वो सारे के सारे काम अब हमारे इस दौर में तो एआई कर रही है। तो वो कौन सी चीज है जो हमें दूसरी एआई से या दूसरे लोगों से मुमताज बना रही है? तो वो स्किल्स हैं जो हर किसी के अंदर मौजूद, या इवन एआई के अंदर भी मौजूद नहीं होते। इसके अंदर हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग, जिसका मतलब यह है कि किसी भी बात को फौरन मानने के बजाय उसकी जांच पड़ताल करना, उसको देखना कि क्या ये बात हकायक के मुनाफी है या हकायक से मैच करती है, क्या ये बात हमारी अकल में आती है, उसके बगैर उसको एक्सेप्ट ना करना। ना हम अपने जज्बात के अंदर बह जाएं, और जो भी हमें कोई कहानी सुनाए या जो भी हमें कोई लॉलीपॉप पकड़ाए, हम उसके पीछे चलना शुरू कर दें। ना जज्बात के अंदर जाके, ना हम लोग जो है बहुत ज्यादा सिया सफेद का सोचें, ना ये देखें सिया सफेद से मुराद ये कि ना हमारी ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग हो कि या तो आप बिल्कुल एक तरफ चले गए या दूसरी तरफ चले गए, या तो टीचर बहुत ही अच्छा है, कितने अच्छे टीचर हैं कि बस, और या उस टीचर के इतने मुखालिफ हो गए
कि जी हमने उनकी क्लास ही अटेंड नहीं करनी, हमने उनके सलाम का जवाब नहीं देना या उनको सलाम नहीं करना। ये बात देखिए आप लोगों ने, हमारे माशरे के अंदर ये बहुत आम सा मसला है। हम किसी एक शख्स को हीरो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी तारीफ होती है, और चंद दिनों बाद उसी शख्स की बुराइयां या खामियां बयान करना लोग शुरू कर देते हैं। तो ये वाली सिया सफेद ब्लैक एंड व्हाइट वाली सोच ना हो। फिर इसी तरीके से हम जो है ये ना देखें कि सब लोग करें तो हम भी वही काम करें, अगर सब लोग बीसी डाल रहे हैं तो हम भी कर दें, सब लोग कहीं पे प्लॉट बुक करा रहे हैं तो हम भी वहीं पहुंच जाए। हर बात को करने से पहले हम देखें, जांचें कि क्या ये तरीकेकार सही है, हमारे लिए मुनासिब है भी या नहीं है। मेरी कजन ने बीएड में एडमिशन लिया तो मैंने भी ले लिया, क्या मुझे बीएड में इंटरेस्ट है, क्या मेरे लिए बीएड की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना आसान है भी या नहीं है। क्या पता ज्यादा बेहतर ये हो कि अभी बीए कर लो, बाद में ऊपर 2.5 वाला बीएड कर लो। ओके, तो ऑप्शंस तो है आपके पास। क्या पता अभी तुम जो हो अपना पूरी 4 साल की एजुकेशन जो है 16 ईयर्स की डिग्री हासिल कर लो, फिर 1.5 को कर लो, बीएड 1.5। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ लोगों की देखा देखी एक ही चीज को फॉलो करते रहे तो ये तरीका सही नहीं है। और क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यही है कि किसी भी बात को हम आंख बंद करके एब्जॉर्ब ना करें, उसको फिल्टर करें, उसको जांचें, उसको परखें, उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करें। फिर हमने मिसालें दी थी कि हमारे माशरे में एक आम सी मिसाल है कि खवातीन को जो सियासी जमातें जिस भी चीज का ढंडोरा पीटती है हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। हमें नजर आया कि लोग जो है बाइक्स वगैरह खवातीन को दे रहे, तो हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन गौर करें तो देखा जाए तो असल सोल्यूशन क्या था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसी तरीके से उर्दू को जरिए तालीम बनाया जाए ना बनाया जाए, उसके क्या फवायद है क्या नुकसान हैं। यहाँ पे बात ये नहीं है कि ये सही है वो गलत है। ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बावजूद अगर आप बाइक चलाना चाहें वो एक अलग बहस है। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आपने बात को सोचा, समझा, उसको परखा, और उसके बाद आपने उसको फैसला किया कि ये चीज सही है या गलत है। फिर हमने कुछ और एग्जाम्पल्स की बात की थी, मसलन हमारी सियासी जमातों के दावे कि हम मुल्क के नक्शा बदल देंगे, हम यूं कर देंगे वो कर देंगे, हम सारे मसाइल हल कर देंगे। लेकिन हमारा काम है कि हम उसको जांचें, हम उससे पूछें कि भाई कैसे करोगे, तुम्हारे पास कौन सा ऐसा प्लान है, क्या इकोनॉमिक प्लान है कि तुम कहते हो कि जी आने के 6 महीने बाद ही जो है पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कराची को अलग सूबा बना दें, क्या ख्याल है, हाँ या ना? नहीं होना चाहिए, ओके चले। और हाँ अगर होना चाहिए, बस अगेन बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, ये नहीं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बात यह कि हम किसी भी जुमले को लेके आगे रिपीट करते ना चले जाएं, उसको सोचे, उसको जांचे, उसको परखें। एक बड़ा कॉमन जुमला है, कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, या कराची के लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। कैसे लग रहे हैं, बात सही है? अच्छा, अब मैं अगर आपको इसका एक पहलू बताऊं, कराची के अंदर जो टैक्स वगैरह की बात है, इसकी वजह यह है कि अक्सर कंपनीज के हेड ऑफिस कराची में, कारोबार उनका चल रहा होता है, क्योंकि इंपोर्ट वगैरह का सब कहाँ पर होता है, कराची में। अब सारा का सारा जो काम उनका चल रहा है मसलन लाहौर में चल रहा है, लेकिन कराची में हेड ऑफिस है, तो यहाँ से वो टैक्स फाइल कर रहे होते हैं। या सिंध के बास इलाकों से तेल निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, हालांकि वो कराची से बाहर है। ओके, कराची से बाहर है, उन इलाकों से वो तेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोयला प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हेड ऑफिस कहाँ है, कराची में। तो नतीजा क्या निकलता है कि जब आप पूरा का पूरा इनकम टैक्स का रिकॉर्ड देखते हैं कि कहां से टैक्स सबसे ज्यादा आया, तो आपको लगता है कि कराची से आया, जबकि असलन असलन वो सारे के सारे काम कहाँ हो रहे होते, कराची से बाहर। ये चीज पता थी आपको? बस वही वाली बात, एक जुमला जिसको हम सब सुनते रहते हैं, उसको आगे रिपीट करते रहते हैं, थोड़ा सा गौर करना चाहिए, शायद उसका कोई दूसरा पहलू भी हो, शायद उसका कुछ और भी कहानी हो। एक और मिसाल ले लें, अगर मान भी लिया जाए कि कराची जो है सबसे ज्यादा टैक्स देता है, तो क्या बाकी शहरों की, बाकी जगहों की अहमियत नहीं है? क्या हम उन दूसरे शहरों के बगैर, उन दूसरे देहातों के बगैर क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? क्या कराची में आपके लॉन के अंदर से सब्जी लेकर आएंगे हम, या आपके शहर में भैंसें बनी हुई हैं? ये तमाम इलाके जो आपके देहात है, जहां से आपको दूध सप्लाई हो रहा है, जहां से आपके पास सब्जियां आ रही हैं, जहां से आपके दीगर जराये दीगर चीजें आपको मिल रही है, वो सबकी अपनी अहमियत मौजूद है। ये बात समझ में आई? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट इतना है, ये नहीं कह रहे कि कराची बुरा है, ना ये कह रहे कराची बहुत अच्छा है। पॉइंट इज कि जो चीज को आंख बंद करके एक्सेप्ट ना करो, उसको थोड़ा जांचो, उसको थोड़ा फर्को, उसकी डिटेल में जाके देखो कि क्या बात सही है या ये बात गलत है। और एक बहुत ऑब्वियस सी एग्जांपल जो है हमारे यहाँ के बीसी डालना मसलन, या शादी ब्याह के अंदर बहुत ज्यादा खर्चे करना, या ये कि आंख बंद करके आपने बहुत ज्यादा शादी ब्याह पे अखराजात कर लिए, या किसी भी मैसेज को आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया उसकी तहकीक के बगैर कि क्या ये बात सही है नहीं है, किसी भी चीज पे लिखा हुआ हदीस में आया है, आपने खट से फॉरवर्ड कर दिया।
देख तो लें कि भाई वाकईतन वो हदीस के अंदर था भी या नहीं। अब जब हमने क्रिटिकल थिंकिंग को समझ लिया तो अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि 21st सेंचुरी के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि हमारे लिए लाजिम है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग को पढ़ें या अपने तलबा के अंदर अपने अंदर सलाहियत को पैदा करें। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह तो ये है कि हमारे जितने भी रूटीन के प्रॉब्लम्स थे वो कंप्यूटर्स ने या वो एआई ने सॉल्व कर दिए हैं। सबसे पहली बात तो ये, अब हमें जिन प्रॉब्लम्स पे काम करना है एज ए ह्यूमन, वो उससे अगले मरहलों पे काम करना है। पहले क्या था कि आपने एक ऐसे लिख के लेकर आ गए, मसलन स्कूल में सबमिट करा दिया, वही बहुत बड़ा कारनामा होता था। लेकिन अब साफ सी बात है, वो ऐसे लिखना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम है, कहाँ से लिखवाएंगे हम। अब मसला यहाँ पे आ रहा है कि जब चैट जीपीटी से आपने ऐसे लिखवा दिया, आपका अपना यूनिक इनपुट क्या है, आपकी अपनी यूनिक सोच क्या है। जो मेरे पास तलबा जो मेरे साथ एक्शन रिसर्च पे काम कर रहे हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यार आपने एआई यूज करना, आप बिल्कुल करें। मैं खुद भी एआई, जितना आप कर रहे हो उससे ज्यादा तो मैं एआई यूज कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि आप कम से कम थोड़ा सा पेपर पेन लेके बैठो, थोड़ा अपने आइडियाज को बताओ, ब्रेनस्टॉर्म करो। उसके बाद इन चीजों को तुम एआई में डाल के उससे कहो कि भाई इसको फॉर्मेट कर दो, इसकी एक आप जो है एकेडमिक लैंग्वेज के अंदर एक मुझे छोटा सा डॉक्यूमेंट लिख के दे दो। लेकिन बात क्या हो रही है कि आप जाते ही उस एआई से जाकर सारे सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम का फॉर एग्जाम्पल कि मेरा जल्दी से पूरा थीसिस लिख दो, या मेरा जो है सेक्शन रिसर्च के ऊपर जो है पूरा सिनॉप्सिस लिख दो, पूरा प्रपोजल लिख दो, मुझे आइडियाज बताओ। होना क्या चाहिए था कि आप अपना इनपुट उसको देते, अपनी सोच देते। ये वो चीज है जो आपको यूनिक या आपके काम को यूनिक बनाता है। दूसरा प्रॉब्लम हमारे दौर में ये आया कि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और हमारे लिए लाजिम है, जरूरी है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन के अंदर हम जांचें कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है, या कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे काम की है और कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। और आखिरी बात, एआई की वजह से। अब देखो, जब इन लोगों ने ये फ्रेमवर्क बनाया था उस वक्त एआई सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर लैब्स के अंदर थी। उस वक्त साफ सी बात है, किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि एक दौर ऐसा भी आने वाला है कि हर किसी के हाथ में मोबाइल, और हर किसी के उस मोबाइल के अंदर, हर ऐप के अंदर एआई पहले से मौजूद होगी। अब इस वक्त मतलब साफ सी बात है, अगर आप किसी भी ऐप मोबाइल पे खोलते हैं, मेरे ख्याल में आपको अब ये बताना पड़ेगा जी फला ऐप के अंदर एआई का कोई जिक्र नहीं है, वरना तकरीबन हर ऐप के अंदर हमें एआई नजर आ रही है। महानूर, तो इस वजह से, इस फैक्टर की वजह से जब आपको हर जगह एआई नजर आ रही है, अब तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया। ऐसा ना हो कि हम आंख बंद करके एआई की हर बात के ऊपर यकीन कर लें कि उसने अगर ये लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है। हमने एग्जांपल्स दी थी कि एक वकील साहब ने अपना केस अदालत में फाइल किया, उसमें रेफरेंसेस दिए थे जो कि सारे के सारे गलत थे। हांगकांग के एक प्रोफेसर है, उनको जॉब से निकाला गया, और जाहिर सी बात है इंटरनेशनल न्यूज थी, पाकिस्तान तक ये खबर पहुंची। और क्यों जॉब से निकाला गया? क्योंकि उन्होंने वही चैट जीपीटी से गलत रेफरेंसेस वगैरह डाल के बात की भी थी। यही वाला काम आपके साथ भी हो सकता है। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, आप लेसन प्लान बना रहे हैं, लेकिन आपने अगर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं यूज की तो नतीजा क्या निकलेगा कि जो उसने कहा आपने उसको मेन वन एज इट इज कबूल कर लिया, और आपने जाकर उसको आगे लोगों को बयान करना शुरू कर दिया, जबकि वो बात दुरुस्त नहीं थी। आप लोग अभी एआई को सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब बिजनेस स्टडीज के लिए यूज कर रहे हैं। बास बास के बल्कि जो अक्सर प्रोफेशनल्स जो है वो अपने बिजनेस प्लान को वेरीफाई करने के लिए, मसलन मेरा कारोबार का एक आइडिया है, मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ, उस पर तनकीद करना चाहता हूँ कि क्या मेरा ये बिजनेस प्लान सही है या नहीं। लोग इसके लिए भी एआई को यूज कर रहे हैं। वो एआई से कहते हैं कि भाई ये सारा डेटा मौजूद है, इन तमाम डेटा की रोशनी के अंदर तुम मुझे देख के बताओ कि ये मेरा बिजनेस प्लान वायबल है नहीं है। अब तुम देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, बिजनेस प्लान। क्या आपका बिजनेस प्लान सही है या गलत है, उसका फैसला करने जा रहे हैं एआई की मदद से। अब एआई ने आपको कुछ भी गलत सलत जवाब दे दिया और आपके अपना जहन में कुछ नहीं है, तो आपको नुकसान होगा नहीं होगा? यही चीज चल रही है मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ। मेडिकल रिपोर्ट्स को भी एआई के साथ फीड करके उससे पूछा जा रहा है कि तुम देखो, मेडिकल रिपोर्ट्स अगर आप लोग देखें, जो कराची के अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अगर उनसे वहां से मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए अपने पेशेंट की, आईसीयू वगैरह में अगर पेशेंट है आपका, वो इतनी मतलब आराम से जो है ना 200-300 पेजेस वाली पूरी फाइल आपको पकड़ाते हैं। उसके अंदर बेतहाशा रिपोर्ट्स होती हैं, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अब यहाँ पे भी लोग जो हैं, जो आपके आपके कतर हॉस्पिटल, कतर से मुराद जो कतर जो कंट्री है उसकी बात कर रहा हूँ, कतर के अंदर और यूके के हॉस्पिटल्स के अंदर, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट्स है, कि एआई के जरिए से उसको भी एनालाइज किया जाए कि एआई क्या सजेस्ट करती है। जाहिर सी बात है ताकि उस डॉक्टर को असिस्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे भी वही वाली बात, अब डॉक्टर हो हम जैसा,
या उसने भी, डॉक्टर ने जो है वो एआई की मदद से डिग्री लेकर हासिल की हो, अब वो यही करे कि जी एआई ने अगर कहा है कि जी इनके अंदर एक्स वाई जेड प्रॉब्लम है, वो आंख बंद करके उसको तस्लीम कर दे, उसकी मेडिकेशन देना शुरू कर दे, तो मसला होगा नहीं होगा? ये वाली बात समझ में आ रही है मानूर? क्या कहा मैंने? और जोर से बोलो डॉक्टर ने, और जोर से बोलो। तो आपको जब जिंदगी के अंदर हर जगह पे एआई नजर आ रही है, ओके, क्या पता आने वाले दिनों में जब आप असेसमेंट कर रहे हो तो एआई बता रही हो कि जी ये वाला जो बच्चा है इज मोस्ट लाइकली टू चीट, इसने चीट किया है, और आप आंख बंद करके उसकी बात पे यकीन करके बच्चे को सुनाना शुरू कर दें कि तुमने चीट किया है। लेकिन हमें ह्यूमन फैक्टर पता है कि बाज दफा बच्चे शाइन कर जाते हैं, एक चैप्टर उनको समझ नहीं आता, दूसरा चैप्टर अच्छा समझ में आता है, और आप आंख बंद करके एआई की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप किसी घड़े में जाके गिर सके। इन फैक्टर्स की वजह से आज के इस दौर के अंदर जरूरी है कि किसी भी बात को, किसी भी क्लेम को जांचे बगैर, परखे बगैर, उसके ऊपर गौर किए बगैर, तनकीद किए बगैर उसको एक्सेप्ट ना करो। अब अब यहाँ पे मैं एक, चलो अभी तक जो हमने एग्जांपल्स दी थी, कराची अलग सूबा, या हमारे सियासी जमातों के जो बयानात हैं, हमने उस सब पे बात की थी। थोड़ी सी साइंटिफिक एग्जांपल देते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। लंदन के अंदर 1854 में, 1854 के अंदर लंदन में एक इलाके के अंदर कॉलरा फैल गया, और उसके अंदर चंद हफ्तों के अंदर ही आपके तकरीबन 700-800 लोग मर गए। क्या चीज? कॉलरा की बीमारी होती है, क्या हुआ? कॉलरा की बीमारी होती है, कॉलरा जिसमें आपको मोशन वगैरह होते हैं, और आपका जिस्म कुछ ही दिनों में आप ढांचा बन जाते हैं, और फिर आप मर जाते हैं। अब 1854 की बात हो रही है। उस दौर के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये समझा कि यार ये सारी बीमारियां फैलती हैं बू की वजह से। अच्छा देखो, ये बात है तो सही, जहां भी बीमारी का कोई सोर्स मौजूद होता है वहां पे बू तो आती है। खाना अगर खराब हो जाता है तो उससे बू आने लगती है, ऐसा है या नहीं? तो उन्होंने, उन वहां के उस जमाने के साइंटिस्ट ने सोचा कि इस इलाके के लोग मर रहे हैं, तो यहाँ पे ढूंढा जाए कि बू कहाँ से आ रही है। और जो बू होगी ना, बू की जो सोर्स है, वो ही बीमारियों का सबब है, उसको हम खत्म करने की कोशिश करें। ओके, ये वाली सोच थी, और ठीक है, लोग इस सोच पे काम कर रहे थे। एक साइंटिस्ट थे जॉन स्नो, उन्होंने एक नया तरीका इख्तियार किया। सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि जहां जहां से भी लोग आ रहे हैं बीमार होके मर रहे हैं, वो कौन किन इलाकों से आ रहे हैं। इलाका तो बहुत बड़ा है, मसलन नॉर्थ आजाबाद, उनकी किन किन गलियों से आ रहे हैं, किन किन ब्लॉक से आ रहे हैं। उससे इस तरीके से पिन लगा लगा के नक्शे के ऊपर उनको पॉइंट आउट करने लगा। एक जगह से एक बंदा आया, एक पिन लग गई, दो आए, दो पिन लग गई। समझ में आई बात? अब इस तरीके से उसको मैप के ऊपर नजर आने लगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है। अगर तुम लोग स्लाइड पे देखो, स्लाइड के अंदर तुम लोग को ब्लैक ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं इसके अंदर, मैप में, इस पोर्शन के अंदर नजर आए? तुम देखो इसके अंदर की जो बीच वाला हिस्सा है, ज्यादा डार्क हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इससे ज्यादा लोग आ रहे थे। यहाँ पे जाके उन्होंने इस बात पे गौर किया कि इन तमाम लोगों के अंदर क्या चीज कॉमन है। इन गलियों में, इन मोहल्लों में, इन ब्लॉक्स में, जहां पे सबसे ज्यादा अमवात हो रही हैं, जहां पे सबसे ज्यादा लोग जो है बीमार हो रहे हैं, उन सब में चीज कॉमन क्या है। और जब उन्होंने उसकी तहकीक की कि कॉमन फैक्टर उनको क्या नजर आया, लोग मुख्तलिफ नौकरियां कर रहे हैं, ओके, ये कॉमन फैक्टर नहीं है। लोगों की तालीम मुख्तलिफ है, ये कॉमन फैक्टर नहीं है। लोगों की आमदनी मुख्तलिफ है, ये कॉमन फैक्टर नहीं है। लोगों का दिन का रूटीन मुख्तलिफ है, ये भी कॉमन नहीं है। एक चीज उनको नजर आई जो कि सब में कॉमन थी, पानी। पानी का जो वहां पे हैंडपंप लगा हुआ था, उस जमाने में हैंडपंप इस्तेमाल करते थे, तो पता चला कि पूरा का पूरा मोहल्ला, जितने भी लोग थे, सब के सब उसी हैंडपंप का पानी इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने अपनी हुकूमत को तजवीज दी कि भाई ये हैंडपंप के साथ मसला है, ओके, इस हैंडपंप को खत्म कर दो, रिप्लेस कर दो। लोगों ने मजाक उड़ाया, तनकीद की उनके ऊपर, कैसी हमाकाना बात करे, कौन सी नई बात कर दी उसने, हैंडपंप बदल दो, उसका उससे क्या ताल्लुक। लेकिन बहरहाल लोग इतने एक साथ मर रहे थे इस तेजी से, तो बहरहाल हुकूमत ने करना, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो उन्होंने ये कह दिया ठीक है जी, हम हैंडपंप हटा रहे हैं। उन्होंने हैंडपंप का बस हैंडल हटा दिया, जो हैंडल था ना, वो सब जगह है, हैंडल निकाल दिया उन्होंने। वो हैंडल निकालना था कि यकायक सारी की सारी बीमारियां, कॉलरा के अमराज सब के सब खत्म हो गए। सारे लोग जो है, जो बीमार थे, वो सेहतमंद हो गए, और उसके बाद अमवात का होना या बीमार होना
खत्म हो गए। अब अब तुम देखो कहाँ की बात कहाँ पे गई, ये बात क्रिटिकल थिंकिंग में आ रही है। हर बंदा ये कह रहा है कि भाई बू का जो सोर्स है उसको तलाश करो, बू जो होगी ना जहां से बू आ रही है बस उसी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस बंदे ने कहा बू का इससे क्या ताल्लुक, इतना बड़ा मोहल्ला है, कौन सी ऐसी बू है जो हर जगह पहुंच रही है, और अगर वो बू है तो मुझे क्यों नहीं आ रही, तुम्हें क्यों नहीं आ रही, और इस वाली गलियों में ऐसी क्या खास बात है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बीमार लोग पाए जाते हैं। एक चीज मुख्तलिफ सोच हुई नहीं हुई, एक डिफरेंट सोच हुई ना। उसने आंख बंद करके लोगों की तमाम बातों को तस्लीम किया कि जो सब कह रहे हैं उसको मान लो, ना वो इस बात से डरा कि सब एक बात कह रहे हैं, सब कहते हैं कि जी फला काम करना चाहिए तो मैं भी वो काम करूं। उसने बैठ के अपना दिमाग लगाया, उसने उस बात को परखा, उसने इस बात को जांचा, एक नया मेथड लेकर आया कि मैप के ऊपर पेन लगा के देख रहे हैं कंसंट्रेशन कहां पर है, और उसको जो कॉमन फैक्टर नजर आया वो नजर आया हैंडपंप। बहरहाल हुकूमत ने इस बात को तस्लीम किया और बहरहाल बीमारियां खत्म हो गई। अब आज के इस दौर के अंदर हमें पता चला, जो मैं आपको समझा रहा हूं, हुआ क्या था कि आपको पता है हर जगह गटर की लाइनें नहीं होती, तो लोग क्या करते हैं कि वहां पे एक घड़ा सा खोदते हैं और उसके अंदर सारा गंदा पानी जाता है। अभी भी कराची के बाज़ इलाकों में ऐसा होता है। तो वहां ये हुआ था कि जो पूरे मोहल्ले का गटर का पानी जमा हो रहा था, उसके बराबर में ही उन्होंने कुआं खोदा हुआ था, हैंडपंप लगाया हुआ था। अब क्या हुआ कि उस गंदे पानी के जो असरात थे वो पीने के पानी के अंदर भी शामिल हो रहे थे, इसकी वजह से वो मर्ज फैल रहा था। अब आज के इस दौर के अंदर जब हमें पता है कि जरासीम भी कोई चीज होती है, बैक्टीरिया भी कोई चीज होती है, वायरस भी कोई चीज है, माइक्रोस्कोप वगैरह की मदद से आप पानी का एनालाइज करते हैं, तो आज तो हमें ये बात समझ में आती है। उस दौर के अंदर इस साहब ने, उन जॉन स्नो साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा कारनामा परफॉर्म किया था कि उन्होंने एक बिल्कुल नई चीज सोच के लेकर आया, वो सोच सही साबित हुई। आज भी उनकी उस याद में वहां पे एक हैंडपंप लगा हुआ है, क्योंकि जाहिर है बहुत बड़ा था। आप देखो अगर दिनों के अंदर 500-600 लोग मर रहे तो बचेगा कौन। तो उस बंदे ने अकेले इस इतने सारे अमराज पे इस बड़े मर्ज पे, इस बड़ी वबा पे काबू पाया, सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी से। अब यही बात आपके तलबा के साथ है। आपके तलबा जो है, आप उस्ताद हैं, आप कौम के मेहमान हैं, आप खुद डॉक्टर नहीं बनेंगे, आप खुद इंजीनियर नहीं बनेंगे, लेकिन आपके बच्चे इंजीनियर बनेंगे, आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, आपके बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, आपके बच्चे डिसीजन लेने की जगह पे पहुंचेंगे। ठीक है, वो डिप्टी कमिश्नर बन सकते हैं, वो एक अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं, वो वहां पे फैसले कर रहे होंगे। अगर आपके बच्चों के अंदर, आपके तलबा के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत होगी तो वो कुछ नया सोचेंगे, प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जाएंगे कि असल वजह क्या थी, उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। और आप देख ही रहे पाकिस्तान के अंदर मसला अभी ट्रैफिक की बात है कि जी उन्होंने स्कूल, सर्दी ज्यादा होगी स्कूल की टाइमिंग चेंज कर दो। अगर फैसला लेने वाले थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग यूज करते तो शायद इसकी नौबत ना आती, हम सब ट्रैफिक में फंस के यहाँ पे रोजाना पहुंच रहे होते हैं। अगर क्रिटिकल थिंकिंग यूज की होती, रूट कॉज पे तवज्जो दी होती, शायद वो कोई नया सोल्यूशन लेकर आते। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे मेरा आप लोग से ये है कि आप एज ए टीचर, देखो इतना तो आप सब, कोई है ऐसा बच्चा जो कहता है कि जी तालीमी निजाम के अंदर जब वो पढ़ रहा था तो उसी क्लास के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह होती थी, सोचने का मौका मिला, इसकी अहमियत को तस्लीम करते हो, जरूरत है इसकी? कशफ नहीं, क्या पूछा मैंने, क्या ख्याल है कशफ आपका? आलिया क्या ख्याल है? जरूरत है। अब क्या वजह है कि आपके टीचर्स नहीं कर सके, ताकि हम जब जाए तो इस मिस्टेक को रिपीट ना करें। हाँ स्नेहा, फातिमा कहाँ है फातिमा? सवेरा कौरा, समीरा, जी समरीन। ओके, एक बड़ी वजह तो ये कि हमारे यहाँ रट्टे पे ज्यादा जोर है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग तो दूर की बात, समझने पे भी जोर नहीं होता, बस याद कर लो पेपर में यही आएगा। नहीं समझ में आ रहा, अच्छा कोई बात नहीं, पेपर में इसका सवाल नहीं आएगा। ठीक है, एक अच्छा पॉइंट समरीन ने दिया। जेबा, तो क्लास में चैलेंज क्या आता है जिसकी वजह से हम क्रिटिकल थिंकिंग पे बात नहीं कर पाते, या क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में पैदा नहीं कर पाते? इशरत, कहाँ है इशरत? इशरत खड़े हो जाओ, छुपने की जरूरत नहीं है जी, इशरत बताइए।
ईश्वर जी कोलैबोरेशन का वक्त नहीं है जवाब देने का जी। इशरत ने दाएं देखा बाएं देखा, उसके बाद आई डोंट नो क्या जवाब दिया जी। शबीना गुड पॉइंट। टीचर के ऊपर सिलेबस कंप्लीट करने का बटन होता है। फातिमा इतनी जोर की तुम उस बेचारी को कोहनी मार रही हो। टीचर पे ये भी बटन होता है कि बच्चों को कंट्रोल करना, कोहनी ना मारो, ये ना करो। और उसके साथ साथ उसे सिलेबस भी कंप्लीट कराना होता है। तो सिलेबस कंप्लीट कराए क्या, वो जो है अपनी तमाम एक्टिविटीज को कराए। और वंस अगेन हमारा सिस्टम इन चीजों को अप्रिशिएट नहीं करता। अगर आप क्लास 5 तक कुछ कर भी ले तो बहुत जल्द बच्चा, अभी बच्चों को समझ में आना शुरू होता है, 6-7 में पहुंच के अचानक के शोर मच जाता है मैट्रिक की तैयारी करो, मैट्रिक की तैयारी करो। और पता चलता है क्लास 8 के अंदर ही वो मैट्रिक का सिलेबस पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो पता चलता है क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, ये तमाम चीजें पीछे रह जाती हैं। और बस मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी के ऊपर सारा का सारा फोकस चला जाता है। अच्छा, तो दो अच्छे पॉइंट्स हमारे पास आ गए। एक तो रॉट लर्निंग पे ज्यादा जोर है, रट्टा पे ज्यादा जोर है। और दूसरा एक अच्छा पॉइंट हमें शबीना ने बताया कि सिलेबस कवर कराना होता है। इसके अलावा कोई और पॉइंट? बस तंजीला जोर से बोलो। वो तो बता देना शबीना ने कि टाइम नहीं होता। और बताओ कुछ। मायरा कहाँ है? मायरा आई है आज? मुनज्जा, जवेरिया, किसकी कमी होती है? टीचर, टीचर पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, टीचर क्यों नहीं करा पाता? ओके, शेख जवेरिया ने कहा कि भेड़ चाल की वजह से ऐसा होता है। और कोई वानिया? आप सही है, मैं मुझे पता है, थैंक यू फॉर वेरी। और कोई पॉइंट? खदीजा? ओके, एक मेरे ख्याल में एक बड़ा पॉइंट ये रह गया कि हम लोग जो है हमारे यहाँ पे टीचर्स जो है, चले अगर मुनज्जा की बात के ऊपर ये कर देते। मुनज्जा कहना ये चाह रही थी कि टीचर्स में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो इख्तलाफ राय बर्दाश्त कर सके या वो तनकीद बर्दाश्त करे। ठीक है मुनज्जा, ये पॉइंट था। हाँ, ये नहीं था, मैंने अपनी तरफ से आप पे लगा दिया। जी रामीन। रामीन कह रही है कि टीचर्स को खुद भी नहीं पता होता, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, सही कह रही है। टीचर्स जो है, अभी एक किसी ने मुझे कहा कि यार इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करना है। तो मैंने उनको कहा कि बताया क्या यहाँ पे कर लें, वहां से कर लें। तो उन्होंने कहा कि जी फला यूनिवर्सिटी से मैं इसी वजह से कर रही हूँ कि मुझे पढ़ना नहीं है। आपकी यहाँ पर मुझे सिर्फ डिग्री चाहिए बीएड की। तो अब आप हैं कर रहे हैं, आप हम सब इसी मुआशरे में रहते हैं, हम ऐसे लोगों को जानते हैं। तो वो बीएड सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको डिग्री मिल जाए और जो भी उनकी जॉब के अंदर उनको बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट मिल जाए। तो सिर्फ इस चक्कर के अंदर वो अब इसी किस्म के लोग फिर टीचर बनते हैं। हमारे कॉलेज में इसकी मिसाल है, ऐसे लोग जिनको पास ही नहीं होना चाहिए और वो पता नहीं किसी तरीके से 7वें 8वें सेमेस्टर तक पहुंच जाते हैं। और फिर हम पे दबाव होता है, या पास कर दो, अब एक ही तो पेपर रह गया, तुम्ही ने उसको रोक के रखा हुआ है। मानते सब है कि यार वो इंतहाई निकम्मी है, इंतहाई नाअहल है। लेकिन वो निकम्मी, वो नाअहल बहुत जल्द टीचर बन के दूसरे बच्चों को भी निकम्मा और नाअहल बनाएगी। तो रामीन का ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि टीचर्स में अवेयरनेस नहीं होती। हर टीचर जो होता है, अक्सर टीचर सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं, बस तनख्वाह चाहिए। बच्चे मेरे थोड़ी, बच्चे किसी और के हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, दूसरों के बच्चे के साथ जो करेंगे वही चीज आपके बच्चों के साथ होगी, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। मैं बात ये कर रहा था कि हम लोग तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम लोग को कुछ चैलेंज कर ले, कुछ सवाल पूछ ले, कि कोई एतराज कर दे, तो हमें लगता है कि यार ये देखो मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। और यही चीज हमें घरों में भी नजर आती है। आपको अक्सर खानदानों में नजर आएगा कि अगर वालदेन का ताल्लुक एक सियासी जमात से था, मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी से था, तो बच्चों का ताल्लुक भी किससे होता है? ठीक है, शादी किसमें करते हैं? तहरीकी साथी। हमारे तहरीकी साथी जो है ना, हमारी सोच मिलती हो तो लड़की भी वहीं से लेकर आएंगे। नतीजा क्या निकलता है कि पूरा घर एक ही सोच में चल रहा होता है। और हमने एक ऐसी फैमिली को जानते हैं, हमें पता है कि वहां पर जो सास और बहू के इख्तलाफात थे, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि सास कहती थी कि मेरे साथ चलो, जो उनकी मजलिस वगैरह होती है या हफ्तावार महाना, वो मना करती थी कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो बहरहाल ये हमारी अंदर सोच बन जाती है कि हमारे बड़े जो हैं वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको गलत नहीं लगता। इस हवाले से एक प्रैक्टिस जो मैं करता हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी इसको करें। सेमेस्टर के एंड पे स्टूडेंट से फीडबैक लेता हूँ, और उस फीडबैक के अंदर अलाउ है
बल्कि अप्रिशिएट भी करता हूँ, इंकरेज भी करता हूँ कि खुल के तनकीद करें कि कौन सी चीज़ सही थी, कौन सी चीज़ गलत लगी। एटलीस्ट कुछ तो हो क्लास के अंदर ऐसा जहाँ पे बच्चे अपना सोच इस्तेमाल करें। वरना जो एक नॉर्मल सी सोच है हमारे यहाँ के, बैठ के क्या करना है, या तो तारीफ करनी है, तारीफ ही करनी है बस, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता बच्चे तारीफ ही कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? बच्चों को इस बात की परमिशन देना कि वो कुछ तनकीद कर सकें, वो कुछ आपके सवाल उठा सकें। आप अपनी ज़ात से शुरू करेंगे तभी वो दूसरे टॉपिक्स पर जाएगा। लेकिन अगर आप एक अथॉरिटी फिगर की तरह रहेंगे, जो मैंने कह दिया बस यही सही है, तो फिर बच्चे कुछ दूसरे काम के अंदर कैसे हाथ डालेंगे, या किसी और टॉपिक के ऊपर कैसे एतराज कर सकेंगे? क्लास के अंदर टीचर्स क्या कर सकते हैं? जी, क्लास में टीचर्स क्या करेंगे? जैनब, सब कुछ कर सकते हैं। पेपर में आंसर मत लिख कर आना, सब कुछ कर सकते हैं। पीछे दूसरी जैनब, जैनब जी। ओके, जैनब का प्यार से समझाएं। और कोई? बस ये एम्बिगस, ये मुबहम से आंसर है, कुछ वाज़ेह एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? गुड, हिना ने एक अच्छी बात कही कि डिबेट एक्टिविटी। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि डिबेट एक्टिविटी किसी भी पॉइंट के ऊपर आपके पास है कि आपने उसके फवायद भी बताने और नुकसान भी बताने और अपनी बात को डिफेंड करना है। गुड, अच्छा पॉइंट था हिना का। ये ऐसी सॉलिड एक्टिविटी बताओ। जी तलसीम। गुड पॉइंट, तलसीम का भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि बहरहाल, और ये मैं भी ये बात कहना चाह रहा था, कम अज कम बच्चों को स्पेस तो दें, जगह तो दें। और यही वो चीज़ है जो हम नहीं कर पाते। क्रिएटिविटी बनानी है, कोलैबोरेशन करना है, कम्युनिकेशन करना है, क्रिटिकल थिंकिंग करना है। आपको बुशरा स्पेस देनी पड़ेगी अपने बच्चों को, अपने साथ वालों को भी स्पेस देनी पड़ेगी। अगर आप स्पेस नहीं देंगी तो आपके साथ वालों के अंदर ये सलाहियतें डेवलप नहीं हो पाएंगी। ओके, और कोई पॉइंट? तो असल में ओके, सनोबर ने कहा कि हम पोलिंग करा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पोलिंग वाली चीज इतनी कामयाब नहीं है। पोलिंग से ज्यादा, वोटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तनकीद, कि तुम इसकी हामी भर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और इस पर अगर मुखालिफ में जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो। ठीक है, मसलन आपके अभी सीआर के इलेक्शन हुए और मुझे यकीन है कि अभी से लोग जो है बेजार हो रहे होंगे कि हमने गलत सीआर को सिलेक्ट कर लिया। तो पोलिंग, आई डोंट थिंक कि पोलिंग के अंदर, क्योंकि होता क्या है कि उसके अंदर सब लोग एक ही की हिमायत करें तो दूसरा भी हाथ उठा देता है। ठीक है, वो देखता है कि यार मैं क्यों अलग रहा हूँ, वो अपनी सोच इस्तेमाल नहीं करता, जबकि हम ये चाहते हैं कि तुम अपनी सोच इस्तेमाल करो, अपनी सोच के हिसाब से कुछ जवाब दो। ओके, और कोई पॉइंट किसी का? ठीक है, समरीन का यही पॉइंट दोबारा कि हम जो है ग्रुप बना के उसके अंदर जो है लोगों से डिबेट करवाएं। ठीक है, अच्छा, अब एक दो थोड़े से डिफरेंट आइडियाज। एक काम ये हो सकता है कि जिसके अंदर आपने एक टॉपिक दिया और वो बड़ा एस्टेब्लिश टॉपिक है, लेकिन बच्चे का काम यही है कि उस टॉपिक के ऊपर तनकीद करे, 3 पॉइंट्स बताए कि वो टॉपिक गलत क्यों है। ओके, एक ये वाली एक्टिविटी हो गई। तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती, जो एक स्टेब्लिश नॉर्म है, जो एक स्टेब्लिश पॉइंट है, उसके अंदर से कुछ चीज को गलत लेकर निकालना। मसलन तो स्कूल के अंदर तमाम स्कूल में यूनिफॉर्म होता है। ओके, पॉइंट ये है कि स्कूल का यूनिफॉर्म गलत पॉलिसी है। अब आपके कहने से या आपके उस डिबेट से स्कूल की पॉलिसी तो चेंज नहीं होगी, लेकिन हर बच्चे ने 3 पॉइंट अपने अपने सोचे कि ये पॉलिसी क्यों गलत है। एक ऐसी चीज जो इंतहाई स्टैब्लिश है, उसके अंदर आपको एक नया पॉइंट लेकर आ रहे हो, उनको मना करो लिखने से। एक एक जो है आप नया पॉइंट लेकर आ रहे हैं कि बच्चा अपने सोच रहा है कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। रोजाना सुबह असेंबली अटेंड करनी चाहिए, ये बात क्यों गलत है? एक चीज हमें पता है असेंबली के फवायद है, लेकिन तुम थोड़ा सा गौर करो, थोड़ा सोच के कुछ नया पॉइंट लेकर आओ। एक दूसरी एक्टिविटी ये हो सकती है, जैसे कि हमारे दौर में सोशल मीडिया वगैरह बहुत कॉमन है, तो आपने बच्चों से ये कहा कि बेटा व्हाट्सएप के ऊपर फला जो आपको न्यूज आई है या आपके इंस्टाग्राम पे कोई न्यूज आई है, आप उसको वेरीफाई करो। वेरीफाई लेके उसके ऑथेंटिक सोर्सेज तक पहुंचो, उसके बाद बताओ कि ये वेरीफाइड हुआ या नहीं हुआ। बस ये काम है। सही है गलत है हम इस पर बहस नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि तुम उस खबर को लाके वेरीफाई करो, एक्चुअल सोर्स तक तुम पहुंच सको। अगर आज कोई ये कह रहा है कि गुल प्लाजा के अंदर लेट्स से कि 500 दुकानों की परमिशन थी, दूसरा कह रहा है नहीं 1100 दुकानों की परमिशन थी,
एक्चुअल किस चीज की परमिशन थी वहां तक पहुंच के लेकर आना है। तुम अब जाओगे, तुम वेबसाइट्स को सर्च करोगे, एक्चुअल जो आपकी जो जहाँ पे प्लान्स वगैरह वहां तक पहुंचोगे, शायद ना पहुंच पाओ, लेकिन एक सोच तो आई। इस चीज को वेरीफाई भी करना होता है। और मेरे ख्याल में एक फाइनल एक जो सजेशन है, पढ़ाते पढ़ाते क्लास के अंदर आपने एक फॉल्स फैक्ट भी बयान कर दिया, एक गलत फैक्ट बयान कर दिया जो हकीकत नहीं है। बच्चे का काम है कि आपके लेक्चर गौर से सुने, उसमें जो चीज़ सही है उसको अलग करें और जो चीज़ गलत है उसको अलग करें। ठीक है, डन। और किसी के जहन में कोई सजेशन? उम्मे हानी, गुल? गुल का कहना है कि मेरे ख्याल में गुल का जो आइडिया है वो डिबेट से मिलता जुलता है, कि रोल प्ले की हमने एक्टिविटी कराई जिसमें उसने अपनी जो भी उसका टॉपिक दिया गया उसको वो प्रेजेंट करे, ऐसा ही है। जी उम्मे हानी। तो उम्मे हानी का कहना है कि अच्छे बच्चों को प्रमोट किया जाता है, पूरी क्लास को एंगेज नहीं किया जाता। तो सोल्यूशन क्या बता रही थी आप? सोल्यूशन नहीं था। उम्मे हानी ने अपना शिकवा किया कि क्लास में टीचर सबको बराबर की तवज्जो नहीं देते। आयशा? आयशा ने कहा कि बच्चे जो होते क्लास में शाये होते हैं तो उनको भी बहरहाल क्लास के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर आप गौर करें उम्मे हानी का या आयशा का जो पॉइंट है, बुनियादी पॉइंट दोनों का यही है कि पूरी क्लास को इंगेज करेंगे तभी हम जा सकते हैं। और हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में यही गलती देखी है कि क्लास के अंदर अगर कोई ब्राइट स्टूडेंट है तो बस वही आगे जा रहा है, और जो क्लास के अंदर पीछे वो स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं या उनको इतनी इंपॉर्टेंस या तवज्जो नहीं मिल रही होती, वो बेचारे वही रहते, और यूं उनके अंदर ये तमाम सलाहियतें डेवलप नहीं हो पाती। जी बुशरा? सही, गुड पॉइंट। बहुत अच्छा पॉइंट है बुशरा का कि हम बहरहाल वही वाली बात दोबारा कि पूरी की पूरी क्लास को एंगेज कर सके, टॉपिक्स ऐसे हो, मौजूआत ऐसे हो जिसपे पूरी क्लास उन टॉपिक्स के ऊपर, उन मौजूआत पे अपना अपना कोई फीडबैक दे सके। ठीक, मैं यहाँ पे लेक्चर एंड करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का पार्ट टू, और पार्ट टू की वजह यह है कि आप लोग माशाल्लाह इतनी तारीफ करते हैं कि मेरा दिल चाहा दोबारा आ जाओ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। आ, हम अपने उसी टॉपिक क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। और अब इस वक्त आपके सामने स्लाइड के ऊपर एक एग्जाम्पल मौजूद है, एक तस्वीर है। आप यूं समझें कि आप एक सिक्योरिटी इंजीनियर हैं, सेफ्टी इंजीनियर हैं। ओके, आपके तैयारे पाकिस्तान से जाके किसी दूसरे मुल्क में बमबारी करके, फायरिंग करके वहां से वापस आ रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जब वो जहां जा रहे हैं तो ऐसे तो नहीं कि वहां पे वाले भी सुकून से बैठे हुए हैं। जब आपके तैयारे आए, हवाई जहाज आए, तो उन्होंने भी जवाब पे उसके ऊपर फायरिंग की। ओके, वो जहाज वापस आए, एक दो तीन सैकड़ों जहाज इस तरीके से वापस आए। आपने उसके ऊपर पॉइंट आउट किया कि जहाज को किस किस हिस्से में फायरिंग की या गोलियां लगी हैं, बुलेट्स के निशान कहाँ कहाँ पर है। ओके, और आपने उसकी रोशनी में, या आपने स्लाइड बनाई, आपको स्लाइड में नजर आ रहा है कि आपने इस तरीके से इसके ऊपर एक तस्वीर बनाई कि ये वो जहाज के पॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा गोलियों का निशाना बने। बात समझ में आ रही? ये जो रेड रेड पॉइंट्स हैं, ओके, ये वो पॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा गोलियों का निशाना बने। ये वही वाली बात है जो अभी हमने जॉन स्नो वाले एक्सपेरिमेंट में की थी कि जॉन स्नो साहब ने देखा कि कॉलरा के पेशेंट कहाँ कहाँ से, किन किन गलियों से, किन किन मोहल्लों से आए हैं। वहां पे उन्होंने निशान पिंस लगा दी, जहां पे ज्यादा पिंस थी तो वहां समझ गए कि यहाँ पे ज्यादा यीशु मौजूद है। तो यही वाला काम उन्होंने किया कि जितने भी तैयारे वापस आए, ओके, फायरिंग करके, गोले गिरा के, बमबारी करके वहां से वापस आए, तो उन्होंने एनालाइज किया कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पे इसको गोलियां लगी हैं। अब वो उन्होंने इस तरह से एक तस्वीर बनाई कि एक जहाज के अंदर ये वो पॉइंट्स है जहां पे रेड रेड पॉइंट्स है, जहां पे अक्सर जगह पे गोलियां यहाँ पे लगी है। जितना बड़ा रेड सर्कल है उसका मतलब ये कि वहां पे उतनी ही ज्यादा उस जगह पे गोलियां बरसी हैं। तो 100, 200, 300 तमाम डेटा कलेक्ट करके उन्होंने एक तस्वीर बना दी।
एज अ सेफ्टी इंजीनियर आपका ये काम है कि आपने इस जहाज को इस तरह से इंजीनियर करना है कि वो गोलियों का निशाना ना बने या उसको कम से कम नुकसान पहुंचे। आप क्या करेंगे, क्या जहन में आइडिया आ रहा है आपके? इस तस्वीर को देखिए, क्या सोल्यूशन जहन में आ रहा है? जेबा, जोर से बोलो। इस तस्वीर से देख के क्या समझ में आ रहा है, क्या करोगे? किन जगहों पे सबसे ज्यादा टारगेट किया गया? जी रबिया। रबिया ने एक पॉइंट कहा, सवेरा कौरा, रबिया ने एक पॉइंट दिया। रबिया ये कह रही हैं कि जहां पे रेड रेड पॉइंट्स मौजूद हैं और जितना बड़ा रेड पॉइंट मौजूद है उस जगह को और ज्यादा मजबूत किया जाए, ताकि अगर गोली टकराए भी तो बजाय आर पार होने के वो वापस वापस हो जाए या उस जगह को इतना नुकसान ना पहुंचाए। क्या ख्याल है? ये बात समझ में आ रही है? कुछ ये लॉजिक समझ में आती है? समावे, तुम्हारा क्या ख्याल है? रबिया का ये आइडिया सही है? आयशा तुम क्या कहती हो? जी। भारी होने को छोड़ो, भारी हो जाएगा, इंजन और पावरफुल लगा देंगे। आयशा ने कहा कि अगर उस जगह को हम मजबूत बनाएंगे तो जहाज भारी हो जाएगा, कोई मसला नहीं, हम और पावरफुल इंजन लगा देंगे। और बताओ। जी, जोर से बोलो। अभी इसकी बात करो, अभी ये बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वॉर की तस्वीर है, ओके, अभी ड्रोन नहीं आया है। शेप चेंज कर दें? ओके, ठीक है, ओके गुड। हिना ने बिल्कुल एक नया आइडिया लेकर आया कि नया शेप करें, लेकिन हिना इंजीनियर, आप अभी बैठ के इसको डिजाइन करें। हम बाकी लोग इस पे बात कर रहे हैं कि हमारे जहाज गए, हमारे 500-600 जहाज दुश्मन मुल्क में दूसरी जंग अजीम चल रही है और हमारे जहाज बर्तानिया से उड़ के जर्मनी पे बमबारी करने जा रहे हैं। जर्मनी जो है वो भी इतने पागल नहीं, उन्होंने भी गन्स रखी हुई बहुत पावरफुल सी। जैसी जहाज आता है वो यहाँ से उस पर फायरिंग करते हैं, कुछ जहाज गिर जाते हैं, कुछ जहाज वापस आने में कामयाब हो जाते हैं। ओके, बहुत सारे जहाज आते हैं वो अपनी टारगेट से पहुंचने से पहले उन पर इतनी जबरदस्त फायरिंग होती है कि वो गिर के खत्म हो जाते हैं। लेकिन बाज जो होते हैं या बाज या अक्सर वो वापस आने में कामयाब हो गए। अब 500-600 बहुत सारे, दूसरी जंग अजीम की बात हो रही है, वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। ओके, तो वहां तो 500-600 तैयारे कुछ भी नहीं थे। अब वो 500-600 तैयारे वापस आए, उन्होंने एनालाइज किया कि कहाँ कहाँ गोलियां लगी हैं। अब वो कह रहे हैं कि यार हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि जहाज को नुकसान ना पहुंचे। ओके, किस किस जगह पे बुलेट प्रूफ पूरा जहाज को? ओके, शेख जवेरिया ने भी वही वाला पॉइंट कहा जो रबिया कह रही है कि जहां जहां पे रेड, जहां पे गोलियां लगी हैं उस जगह को हम मजबूत बना दें। ठीक है, क्या ख्याल है? ये बात आपको आइडिया समझ में आ रहा है? जी, जोर से बोलो। क्या वर्क किया जाए? आपका नाम? महक ने कहा टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए, फिर वही वाली बात, एम्बिगस एम्बिगस सी बात है, क्या काम किया जाए? जी आमना। शेप चेंज करने की भी बात ही जो इसी की बात करो, इसमें क्या हो सकता है? देखो रबिया का, या हाँ, जोर से बोलो, जहां पे गोलियां लगी वहां पे। ओके, उम्मे हानी ने कहा वहां उस गली में जाने की जरूरत ही क्या है, क्यों जाते हो वहां पे, घर पे क्यों नहीं रहते? लेकिन मसला ये कि उम्मे हानी वो आपका बेटा नहीं है, वो पायलट है, जहाज चला रहा है, दूसरी जंग अजीम है। जी, हम हमने कर लिया, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी दे दी, अब मुझे बताओ जहाज के साथ क्या कर सकते हैं? देखो रबिया कासिम और रबिया अहमद और शेख जवेरिया का जवाब समझ में आता है। वो कह रहे हैं जो जब जहाज वापस आ गए तो आपने एनालाइज किया कि उसको कहाँ कहाँ पे गोलियां लगी हैं, जहां पर सबसे ज्यादा गोलियां लग रही है उस जगह को मजबूत बना दो तो जहाज को जो है वहां पे नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये वाली बात समझ में आती है? इस बात से एग्री करते हो डिसएग्री करते हो? ये बताओ। एग्री करते हैं। इशरत, क्या बात चल रही है इस क्लास में? ये हो नहीं सकता कि फैन के बावजूद मेरी आवाज इशरत तक ना आ रही हो। इशरत, क्या बात चल रही थी इस वक्त? ओके, तो शेख जवेरिया का और रबिया अहमद का जो ये आइडिया है कि जहाज़ों की सेफ्टी को महफूज बनाने के लिए
जिस जिस जगह पे ज्यादा गोलियां लगी हैं उन जगहों को मजबूत बना दें। नेक्स्ट टाइम जो मजबूत जहाज जाएगा वहां पे गोली लगेगी, उसको असर नहीं होगा, वो खैरियत से वापस आ जाएगा। सब एग्री करते हैं इस बात से? ठीक है। गुल कह रही है कि अगर हम वही वाली बात की जहाज हैवी हो जाएगा, मेटल इस्तेमाल करेंगे, कोई मसला नहीं है भाई। इस वक्त तो कौम की बका का सवाल है। जर्मनी जो है वो, जर्मनी ने फ्रांस पे कब्जा कर लिया, पोलैंड पे कब्जा कर लिया। जर्मन फोर्सेस जो है वो आपके, आप बरतानवी हैं, ओके, आप यूके के। जर्मन फोर्सेस जो है वो आपके मुल्क की सरहदों पे पहुंच चुके हैं, वो आपके मुल्क पे कब्जा करने वाले हैं। तो आप उस वक्त ये देखेंगे मेटल, या आप ये देखेंगे नहीं हमें करना है? हमें हर सूरत में अपनी बका को यकीनी बनाना है, ओके जी। इंजन पावरफुल लगा दूंगा मैं, इंजन पावरफुल लगाऊंगा, ओके। और बताओ जी रबिया। क्रिएटिव थिंकिंग हो रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा। हम ऐसे वेपन्स यूज करें। देखो हम जहाज की बात करें, आप सेफ्टी इंजीनियर्स हैं, आपके सामने ये जहाज है, आपने उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। टेक्नोलॉजी हम नहीं लेकर आएंगे, हम एक नया जहाज डिजाइन करेंगे, हिना को हमने असाइन कर दिया। यहाँ हमारे परेशान है कि जहाज भारी हो जाएगा, आप परेशान मत हो, वो लॉजिस्टिक्स वालों का काम है, वो सारे मेटल वो सब कुछ अरेंज करेंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो। आप सेफ्टी इंजीनियर, आपके सामने एक टास्क है कि जहाज खड़ा हुआ है, इसने आपको प्रोटेक्ट करना है, आपने सेफ करना है। आपकी आसानी के लिए उस पर निशान भी लगा दिए, तो यहाँ गोली ज्यादा लगती है, बड़ा दायरा बना दिया। यहाँ पे लगती है थोड़ी सी, लेकिन ज्यादा नहीं लगती, छोटा दायरा बना दिया। अब आपसे कहा जा रहा है कि यार इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। बाकी उम्मे हानि का जो आइडिया था कि ऐसी जगह पे जाते क्यों है, अभी उन चीजों का वक्त नहीं है। अभी दुश्मन फौज जो है हमारे मुल्क की सरहदों पे खड़ी हुई है, ओके। अब बात का वक्त नहीं है जी। मानूर क्या करेंगी मानूर? मुझे आवाज नहीं आ रही। पूरा जहाज बुलेट प्रूफ हो जाएगा, ओके। आप उम्मे, हाँ ओके, उम्मे अभी यहाँ का एक पॉइंट है, हमने उस जगह को मजबूत कर दिया, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी की बात करें कि ज्यादातर चांसेस यहाँ के हैं। अच्छा अब मैं आपको बता रहा हूँ, माशाल्लाह सही लोगों। जी आयशा, कुछ बोल दो आयशा। मैं वही उसी की बात कंटिन्यू करना चाहती हूँ, पूरे जहाज पे आप लगाए ना, क्योंकि वही वाली बात जरूरी पड़ेगी वहीं। पूरे जहाज पे लगाने की सोर्सेस नहीं है, क्योंकि हमें अब बैठ के सोचना है कि कौन सी चीज पे हमें फायदा है या नहीं। अब बात सुनो, दूसरे जंगी अजीम के अंदर ये वाला मसला हुआ था, ओके। आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी कि दूसरी जंग अजीम कितनी भयानक थी और कितने बड़े पैमाने पर यह जंग हो रही थी। आपका मुल्क अगर आज आजाद हुआ है तो दूसरी जंग अजीम की वजह से, वरना अभी भी आप बैठे हुए होते ताजे बरतानिया के नीचे, यहाँ पे मुल्क बरतानिया की तस्वीर लगी हुई होती, ठीक है, और आप यहाँ पढ़ रहे होते। अगर आज आपका मुल्क आजाद हुआ है तो दूसरी जंग अजीम की वजह से। बहुत बड़ी जंग थी, करोड़ों लोग, करोड़ों। अभी गुल प्लाजा में कितने लोगों का इंतकाल हुआ? सैकड़ों हुए ना, चंद सौ के अंदर अंदर। दिल की क्या कैफियत है, कितना गम है। और वहां पे करोड़ों लोग मर गए, पूरे पूरे मुल्कों के नक्शे बदल गए। इतने बड़े पैमाने पे एक जंग हो रही है। और खाना, बरतानवी कौम, दुनिया की सबसे ताकतवर कौम, जिन्होंने, जिनके बारे में कहा जाता है कि, कहा जाता था कि इनके मुल्क में तो सूरज ही गुरूब नहीं होता, पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत फैली हुई है। वहां के लोगों के यहाँ पे राशन पे खाना मिल रहा है, राशन पे, पीने को जो है पानी नहीं मिल रहा, साबुन तक के लिए लोग जो है ना लाइन लगा के साबुन ले रहे हैं, इतने बुरे हालात। ऐसी जगहों के अंदर आपके पास जब तैयारे वापस आए, आपने एनालाइज किया, आपने पॉइंट्स लगाए कि यही वो जगह है जहां पे ज्यादातर गोलियां लग रही हैं। क्यों लग रही हैं? मुमकिन है जहाज की फ्लाइंग के वक्त वहीं पे जाके आके लगता हो, कुछ होता हो। लेकिन आपने कहा, जो रबिया ने कहा, शेख जवेरिया ने कहा, इन जगहों को मजबूत बना दें, इन जगहों को हम मजबूत बना दें तो जहाज को नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर महानूर का जो आइडिया था कि पूरे जहाज को बुलेट प्रूफ बना दें, तो उन्होंने कहा ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हमने फैसला करना है। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, एज ए टीचर हमने सेमेस्टर में पूरे कवर भी, कोर्स भी कवर करना है, हमने बच्चों को जो है पेपर की तैयारी भी करानी है, और साथ ही साथ उनके अंदर हमने, साथ ही साथ हमने उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, इन तमाम चीजों की सलाहियत भी पैदा करनी है। जैसे हम मसाइल का सामना कर रहे हैं, वैसे ही वो। तमाम इंजीनियर्स इस बात पर मुत्तफिक हो गए थे कि रबिया का और शेख जवेरिया का आइडिया बिल्कुल दुरुस्त है। जिन जिन जगह पे गोलियां लगी हैं उन जगहों को मजबूत कर दो, इंशाल्लाह जहाज ज्यादातर वापस आ जाएंगे। जहाज ज्यादातर वहां पे गिरेंगे नहीं, ज्यादातर वापस आ जाएंगे। लेकिन एक इंजीनियर था, उसने ये पॉइंट उठाया, उसने ये बात कही
उसने कहा कि देखो तुम सिर्फ उन जहाजों को देख रहे हो जो वापस आने में कामयाब आ गए, तुम उन पे पहुंचे हुए नुकसान को देख रहे हो। वो जहाज जो वहां पे गिर गए वो तो वापस ही नहीं आए, उनका तो डेटा ही तुम्हारे पास नहीं है, उनको भी तो एनालाइज करो। और फिर बात समझ में आई कि जो व्हाइट पोर्शन है ना, जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन है जहां पे रेड स्पॉट्स नहीं है, कह रहा असल खतरनाक जगह तो ये है, क्योंकि यहां पे जब गोली लगती है तो वो जहाज वापस ही नहीं आ पाता। बात समझ में आई? ये वो जगह है, तुम देखो आगे वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ये देखो ये वाला पोर्शन, यहाँ पे क्या इंजन है, यहाँ पे इंजन है, ये आपका कॉकपिट हो गया, यहाँ पे आपके इंजन वो पायलट बैठा हुआ है। उसने कहा कि यार अगर इन जगहों पे गोली लग रही है तो वो जहाज ही वापस नहीं आ रहा, तो असलन हमें इस जगह को मजबूत बनाने की जरूरत है। इसी तरीके से टेल आपका हो गया, टेल वाले पोर्शन पे अगर आपके जहाज को गोली लग जाती है, टेल अलग हो जाती है, टेल अलग हो जाता है, जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो गिर गया। अब तुम देखो कितनी बात ऐसी हुई। आप लोगों ने देखो इस बात को समझो, क्रिटिकल थिंकिंग, सारे के सारे लोग वही कह रहे हैं जो रबिया कह रही है, जो जवेरिया कह रही है, लेकिन उस बंदे ने डिफरेंस सोचा। उसने कहा यार ये डेटा कौन सा आया है, ये डेटा उन बच्चों का या उन जहाजों का आया है कि वो जहाज जो वापस आने में कामयाब हो गए। अब वो जहाज जो वापस ही नहीं आया उसका डेटा तो हमने देखा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जगह सफेद है, असल खतरनाक तो वो जगह, अगर वहां पे कुछ गोली लग जाती है, वहां पे कुछ उसको नुकसान पहुंचता है, तो वो जहाज तो वापस ही नहीं आता। हमें असलन इन जगहों को मजबूत बनाने की जरूरत है। यही वाली बात आपके साथ भी है। क्लास के अंदर अगर आप डेटा एनालाइज कर रहे हैं तो आपने ये भी तो देखना है कि क्लास में क्या कंप्लीट डेटा मेरे पास आया, इनकम्प्लीट डेटा आया। बात समझ में आई मेरी? क्लास के अंदर आपने, आपको होता है स्कूल्स के अंदर किस स्कूल की पोजीशन आई है, इस स्कूल के अंदर मैट्रिक के अंदर 100% रिजल्ट आया है, हमारे सारे बच्चे जो A1 ग्रेड लेकर आए। लेकिन बात क्या होती है, जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको पहले फारिग कर देते हैं वो। ऐसा होता नहीं होता? इसका मतलब ये हो क्लास को जब आप एनालाइज करें तो आपने ये भी देखना है कि ये कंप्लीट डेटा है या नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग की एग्जांपल समझ में आई? देखो कैसी घुमी हुई बात है कि आपके सामने एक निशानी मौजूद है कि जहाज को कैसे मजबूत करना है, और आपने सोचा एक बिल्कुल डिफरेंट बात सोची कि यार ये डेटा कंप्लीट है भी या नहीं है। उसने बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे सवाल उठाया कि ये जो आप मुझे जहाज दिखा रहे हैं, इसमें जो रेड स्पॉट्स दिखा रहे हैं, मुझे पहले ये तो बताएं कि ये चीज डेटा जो है कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। अगर कंप्लीट नहीं है तो मैं कैसे इसको तस्लीम कर लूं। ये बात समझ में आई? एक और एग्जांपल है क्रिटिकल थिंकिंग की, ये इसका ताल्लुक भी है कोल्ड वॉर से। कोल्ड वॉर क्या थी, किसी को पता है? कोल्ड वॉर क्या थी? ठंडी जंग क्या थी, किसके दरमियान थी? यार तुम लोग को इसका मतलब है कि मैं लेक्चर में जो एग्जांपल्स लेकर आता हूँ तुम लोग से रेलिवेंट ही नहीं है। तुम लोग को बांग्लादेश का नहीं पता था, तुम लोग इसका भी नहीं पता, क्या करोगे? क्या चीज? रशिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान दूसरी जंग अजीम के बाद जब आपका मुल्क आज़ाद हो गया तो दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ थे आपके कम्युनिस्ट और दूसरी तरफ थे आपके वेस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर था आपका यूएस, बरतानिया और दूसरी कंट्रीज, और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। दोनों कंट्रीज एक दूसरे की, उनके दरमियान खुल के तो जंग नहीं हुई, अलबत्ता दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। उस दौर के अंदर अगर आप लोग किताबें पढ़ें, मूवीज देखें, तो आप लोग को पता हो कि उस दौर के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि जिस तरह से जापान के ऊपर हिरोशिमा पे, नागासाकी पे एटमी हथियार गिराए गए, एटम बम गिराया गया, ऐसा ना हो कि यूएस रशिया पे गिरा दे, और ऐसा ना हो कि रशिया यूएस पे गिरा दे और दोनों मुल्कों के अंदर तबाही आ जाए। 1960s के अंदर, 1970s के अंदर ये बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा इशू था। आप लोग वंस अगेन उस बात को रियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन उस दौर में लोगों पे बाकायदा हिस्टेरिया था कि यार पता नहीं कुछ हो ना जाए, कुछ ऐसा अभी चंद दिन पहले की बात है कि कराची में पता चला, पिछले सेमेस्टर की बात है कि अचानक की खबर हुई कि जी फला तंजीम पे पाबंदी लगाई जा रही है, फला तंजीम के रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो लोग अफरा तफरी में घर पहुंचे थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। एक हिस्टेरिया फैल गया था कि उस तंजीम के सरबराह को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसके नतीजे में ऐसा ना हो कि पूरे शहर के अंदर फसादात फैल जाए। तो उस दौर के अंदर भी ऐसा ही था कि इसी तरह से लोगों को डर था, अंदेशा था कि ऐसा ना हो कि यूएस जो है वो हम पे हमला कर दे, हम पे एटम बम गिरा दे, या रशिया जो है हम पे हमला कर दे।
तो दोनों मुल्कों ने अपनी अपनी पूरी फोर्सेस तैयार की हुई थी, जिनका काम जैसे आपको नजर आया स्लाइड के अंदर, इन तस्वीर इस पे यही था, मिसाइल्स के ऊपर ऑलरेडी न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हुए होते थे, जिनका काम ही ये था लम्हे भर के अंदर, मिनटों के अंदर वो फौरन अब दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक कर सके। ठीक, इसके हल के लिए इसके हल के लिए उन्होंने कंट्रोल रूम्स बनाए हुए थे, ताकि उसके अंदर वो देख सकें कि अगर अगर किसी ने हम पे हमला किया तो हमें पता हो और हम फौरन फौरन उसका जवाब दे सकें। अब इस दौर के अंदर ये इंजीनियर एक साहब थे जो इसी किसी स्टेशन में काम कर रहे थे, और इनकी ड्यूटी ये थी, 1983 की बात है, 1983, तो कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इन साहब की जॉब ये थी कि अगर आपको अटैक होता हुआ नजर आए, मिसाइल आते हुए नजर आए, एटम बम आते हुए नजर आए, तो आपने किसी की परमिशन के बगैर खट से आपने जवाबी फायर करना है। ओके, अगर आपको, इनका ताल्लुक सोवियत यूनियन से था, अगर आपको यूएसए से, ओके, अमेरिका से मिसाइल आते हुए नजर आए अपने मुल्क के ऊपर, तो आपने वेट नहीं करना, आपने फौरन उसका जवाब देना है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना आप किसी की क्लियरेंस का इंतजार करेंगे, ना आप कहीं से वेरीफाई करेंगे। आपको रेडार पे नजर आ गए मिसाइल आ रहे हैं, हमारा मुल्क तबाह होने वाला, एटम बम गिरने वाला है भाई, एटम बम गिरेगा तो क्या होगा, मुल्क बचेगा? मुल्क तबाह होने वाला है, तो ठीक है हम तो मर रहे हैं, तुमने उससे पहले पहले दूसरे मुल्क को भी बिल्कुल तबाह कर देना है। ओके, ये बात समझ में आई? तो एक सुबह इनको नजर आया कि 5 मिसाइल उनकी मुल्क की तरफ आ रहे हैं, 5 मिसाइल। उनका काम क्या था? नमरा क्या काम था इन साहब का? 5 मिसाइल आ रहे तो क्या करना था इन्होंने? क्या करना था? जोर से बोलो। किसको? उन्होंने जवाबी हमला करना था, लेकिन जॉब है, उसी काम के लिए तैयार किया गया। लेकिन इन साहब ने सोचा, गौर किया, उन्होंने कहा कि यार अगर अमेरिका हम पे अटैक करेगा तो 5 से क्यों करेगा? 5 से करेगा तो 5 से ज्यादा ही से करेगा, क्योंकि रशिया बहुत बड़ी कंट्री है। ओके, तो उसने कहा कि थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी, अगर आप वेट कर रहे हो, जब आप पे अटैक नहीं कर रहे, तो इतनी देर में आपका मुल्क भी तबाह हो सकता था। उसने ये फील किया कि नहीं यार, ये चीज मुझे सही नहीं लग रही। अगर यूएस ने हम पे अटैक करना होगा, हमें हानि, तो वो 5 से अटैक नहीं करेगा, वो 5 से ज्यादा से करेगा। थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा रुक जाओ। बहुत बड़ी बात थी, आपकी गलती की वजह से आपकी लोगों की जानें जाया हो सकती थी। ओके, लेकिन भैया उस बंदे ने वेट किया। पता चला कि वाकईतन वो डेटा गलत था, मशीनें गलत बता दी थी। ओके, हुआ कुछ यूं था कि जो रडार काम कर रहे थे आसमान पे बादल वगैरह की वजह से, उसको गलत सिग्नल मिले, और वो गलत सिग्नल की वजह से उनके कंप्यूटर पे क्या आया कि 5 मिसाइल हो रहे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इन साहब की वजह से, अगर ये साहब गलती से यूएस के ऊपर जवाबी हमला फायर करते, तो यूएस क्या कहता है, यार ये हमारे साथ क्या हो गया, हमने तो कुछ नहीं किया था, ऐसा है या नहीं? रशिया को बैठे बैठे क्या हो गया? और जो यूएस वाला बंदा था वो भी सोचे समझे बगैर अटैक करता। उसके पास तो जेन्युइन बात है ना कि 5 मिसाइल आ रहे हैं, उसे जवाब में करना था। और यूं दुनिया के बड़े ममालिक तबाह हो जाते। इन दो बड़े ममालिक के दरमियान एक एटमी जंग होती, जिसके नतीजे में ये ममालिक, बल्कि दुनिया के ऊपर इसके इंतहाई मनफी असरात होते, दुनिया तबाह हो जाती। अब ये वाली बात बताने का मकसद था कि अगर वो साहब वहां पे ना रुकते, वहां पे ना ठहरते, तो क्या आज हम लोग इस दुनिया में, इस जो दौर में रहने के रह पाते? वंस अगेन, उसको कंप्यूटर बता रहा है कि 5 मिसाइल आ रहे हैं, लेकिन वो हमारी तरह नहीं था कि एआई ने कहा है तो हमने आंख बंद करके उस पर यकीन कर लिया। उसने उसको वेरीफाई किया, जांचा, सोचा, अपना जहन इस्तेमाल किया कि ये डेटा सही है भी या नहीं है। अगर अटैक करना है तो 1 से क्यों करेगा, 1 से ज्यादा से क्यों नहीं करेगा, ये 5 से क्यों करेगा? ओके, और यूं इस तरह से दुनिया तबाही से बच गई। ये वो दो एग्जाम्पल्स है क्रिटिकल थिंकिंग की। वंस अगेन, इस एग्जाम्पल का मकसद यही है, आप इंजीनियर नहीं है, आपको कभी भी मौका नहीं मिलेगा कि जाके आपने न्यूक्लियर वॉर हेड के प्रोटेक्ट करना है और जवाबी हमला करना है। आप टीचर हैं, लेकिन जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आर्मी में जाएंगे, वो इंजीनियर्स बनेंगे, वो सेफ्टी इंजीनियर्स बनेंगे। ओके, वो साइंटिस्ट बनेंगे, वो डॉक्टर्स बनेंगे। उनका ये काम है, उनके अंदर, उन बच्चों में की सलाहियत हो कि उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग हो, वो बैठ के चीजों को जांच के फैसला करें, ना कि ये कि वो आंख बंद करके खट से जो कंप्यूटर ने कह दिया उसको तस्लीम कर लिया। ठीक है, कोई सवाल यहाँ पे? नहीं? ओके, अगर सवाल नहीं है तो मैं अगला टॉपिक शुरू कर देता हूँ। यार आप ही लोग तो कहते थे बहुत अच्छा